हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश कुमार राय फिर से आपके लिए आज जो है क्लास 10th का जो मैं आपको पढ़ा रहा था पोषण चैप्टर, जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का, जिसमें हमने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में कि वह जैव प्रक्रिया जिसमें जीव ऊर्जादायक और शरीर निर्माता पदार्थ ग्रहण करता है उसको हम पोषण कहते हैं। इसमें पोषण के पहले वीडियो में बताया था कि ऊर्जादायक और शरीर निर्माता पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन आते हैं, वसा आते हैं, खनिज लवण आते हैं, जल आता है। तो ये सब चीज़ जो होता है हमारे शरीर के लिए काफ़ी जो होता है वो उपयोगी होता है और इसके बिना जो है हमारा शरीर जो है कार्य नहीं कर सकता। दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया था कि पौधा जो होता है जो स्वपोषी होता है, अपना भोजन खुद बना लेता है और बाकी जो जीव होते हैं चाहे सूक्ष्म जीवी हो या वो बड़ा जीव हो, बहुकोष्ठीय हो, सबके सब जो होते हैं वो परजीवी होते हैं। तो आज परजीवी में हम चलते हैं सबसे पहले अपने बारे में यानी मनुष्य के बारे में कि मानव जो होता है उस मानव में जो होता है वो पोषण कैसे होता है। तो आपको पता है कि मानव जो होता है वो बहुत सारा चीज़ खाता है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट रोटी या अनाज के रूप में हम लेते हैं, प्रोटीन के रूप में प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, जल लेते हैं। तो ये सब चीज़ों जो होता है हमारे शरीर में पोषण का कार्य करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों का मरम्मत करता है, मांसों का निर्माण करता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है। तो कैसे करता है? जैसे आप ले लीजिए कि चावल है, अब चावल जो खाते हो तो वो चावल शरीर में जाने के बाद वो उसका क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको जो है वो जानना पड़ेगा कि पोषण में आखिर होता क्या है। तो ऊर्जादायक और शरीर में निर्माता पदार्थ तो आप लेते हैं, लेकिन उसका होता क्या है वो आप जान लीजिए। तो जब शरीर में कोई भी खाद्य पदार्थ शरीर के अंदर जाता है तो जाने के बाद वो जो खाद्य पदार्थ होता है बड़े बड़े अणु होते हैं अर्थात टुकड़े होते हैं, जो हमारी कोशिका जो होती है बहुत ही छोटी होती है, वहां तक वो नहीं जा सकती है। तो उसको सरल अणुओं में विभाजित किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, इतना सूक्ष्म अणु में उसको तोड़ा जाता है कि वह कोशिका तक जो है वो पहुंच जाए। तो हमारे शरीर में भोजन के यानी पोषण जो है इसमें पाचन के लिए जो होता है एक सिस्टम होता है, अंग होता है या अंगों का समूह होता है जिसे हम कहते हैं आहार नाल इसको हम बोलते हैं। इसको अगर आपसे कोई पूछता है कि आहार नाल किसको कहते हैं तो जीव में पाचन के लिए अंग या अंगों का समूह होता है जिसे हम आहार नाल के नाम से जानते हैं। तो आहार नाल जो होता है, पाचन जो होता है उसमें मुख्य रूप से 7 अंग भाग लेते हैं, 7 अंग जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन कराने का कार्य करता है। पहला तो आपको आता है मुंह होता है। जब आप भोजन करते हैं तो नाक के द्वारा तो नहीं ना कर लेते हैं, मुंह के द्वारा करते हैं। तो ये पहला हमारा होता है कि मुंह पाचन में भाग लेता है। आप रोटी खाते हैं उसको काटने चबाने फाड़ने का कार्य तो मुंह में ही होता है। दूसरा हमारा होता है ग्रसनी, जो कि मुंह आप देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ आपका ग्रसनी है, ये ग्रसनी है। तीसरा है आपका ग्रास नली। चौथे नंबर पर आपका आता है अमाशय। ग्रास नली के बाद आपका आ जाता है अमाशय में भोजन आता है। अमाशय के बाद फिर आपको जो भोजन होता है, अमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में, लेकिन वहां पर उसकी मदद के लिए यकृत जो होता है जिसको आप लीवर कहते हैं ना, ये भी मदद करता है। पित्ताशय जो भी मदद करता है। फिर आपको जो है अग्नाशय जो होता है ये भी मदद करता है। और भोजन लास्ट में जाता है छोटी आंत में, जहां पर भोजन का पूर्ण रूप से जो है पाचन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भोजन के पाचन में 7 अंग मुख्य रूप से भाग लेते हैं। मुंह है, उसके बाद ग्रास नली है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, ग्रास नली के बाद अमाशय है, अमाशय के बाद यकृत यानी लीवर है, लीवर के बाद आपका अग्नाशय है, अग्नाशय के बाद लास्ट जो होता है छोटी आंत, जहां जाकर के भोजन जो है पूर्णतः पच जाता है। तो जीवों में भोजन हम कैसे ग्रहण करते हैं हमने आपको बताया कि मृतजीवी, परजीवी और प्राणिजम पोषण होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जीव बड़े भी होते हैं और जीव जो होते हैं वो छोटे भी जीव होते हैं। तो छोटे जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका के बने होते हैं उसमें भोजन कैसे ग्रहण करेगा? उसके पास तो ना हाथ है ना पैर है, कुछ तो है नहीं उसके पास, तो भोजन कैसे ग्रहण करेगा?
इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं अमीबा का, लेते हैं एक कोशिकीय जीव में अमीबा। जैसे आप देखिए कि अमीबा जो होता है उसके शरीर का कोई आकार ही नहीं होता है। ये भी अमीबा हो गया, अगर इसको आप ऐसे करके ऐसे बनाते रहे तो ये भी अमीबा हो गया, यानी इसके शरीर का कोई आकार जो है वो नहीं होता है। तो अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करेगा? तो देखिए अमीबा को जब भोजन ग्रहण करना होता है, अर्थात कोई जीव या कोई खाद्य पदार्थ उसके नजदीक आता है, तो अमीबा जो होता है अपने शरीर के आकार में परिवर्तन कर लेता है और एक उत्पाद बनाता है। जैसे आप देखिए कि ये है आपका अमीबा है, ये भी अमीबा ही है आपका। अब इसके नजदीक कोई भोजन आ रहा है तो ये क्या करेगा? इसमें आने का इंतजार करेगा, और जब इसमें भोजन आ जाएगा तो फिर ऊपर के भाग को ये क्या करेगा? बंद कर लेगा। तो अमीबा जो है भोजन ग्रहण करता है किस चीज के द्वारा? उत्पाद के द्वारा। याद रखिएगा ये पॉइंट्स आपको, चूंकि ऑब्जेक्टिव्स बहुत आते हैं। अमीबा भोजन ग्रहण करता है उत्पाद के द्वारा। अब जब भोजन का इसका भोजन यहाँ पर आएगा तो यहाँ से कहाँ जाएगा? इसमें जो होता है अमीबा जो होता है उसमें एक रसधानी होती है, फूड वैक्यूल्स होता है, जिसमें वह जाता है और यहीं पर उसका पाचन जो है वो हो जाता है। और पाचन के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो पूरे जो कोशिका द्रव होता है उसमें फैल जाता है। ये कोशिका द्रव में जैसे इस समय फैल गया, और फैलने के बाद निष्कासन के लिए इसमें कोई अंग नहीं होता है। इसके शरीर के किसी छिद्र के द्वारा वो अपशिष्ट पदार्थ जो नहीं अनपचा पदार्थ होता है, हानिकारक पदार्थ जो होता है, वह किसी छिद्र के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। इसके अलावा आप दूसरे जीव में आप देखिए कि पैरामीशियम होता है। तो पैरामीशियम जो होता है, तो ये अमीबा के शरीर का कोई आकार नहीं होता और ये उत्पाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है और राजधानी में पचाता है, और जो अपशिष्ट बच जाते हैं वो शरीर के किसी छिद्र के द्वारा वो बाहर कर देता है। एक जीव आप देखते हैं पैरामीशियम का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये पैरामीशियम इस तरह की का जो है, इसमें जो है ये बाल के तरह रचना होता है, बाल की तरह रचना होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक अंग होता है जिसको हम कोशिका मुख कहते हैं या हाइपोस्टोम, यानी पैरामीशियम, नोट करेंगे, पैरामीशियम हाइपोस्टोम या कोशिका मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। ये दोनों जो जीव होते हैं, ये अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों जीव जो होते हैं हम लोग की तरह ठोस पदार्थ ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको हम प्राणिसंभोजी के श्रेणी में जो है वो रखते हैं। यानी पैरामीशियम और अमीबा प्राणिसंभोजी है, जो कि ठोस है, एक कोशिकीय जीव बहुत ही सूक्ष्म है लेकिन ठोस भोजन ग्रहण करता है, इसलिए ये प्राणिसंभोजी के श्रेणी में जो है वो आता है। अब जो बड़े जंतु होते हैं, या मनुष्य को लीजिए या बड़े जंतु, हाथी है, घोड़ा है या गाय बैल, इन सब को लीजिए, तो इन सब में जो ये आहार नाल जो होता है, यानी कि पाचन तंत्र का पूरा जो अंग होता है, वो आहार नाल लगभग 8 से लेकर के और 10 मीटर तक जो है ये लंबा होता है। 8 से 10 मीटर। आप ये कह सकते हैं कि आहार नाल कहाँ से शुरू हो रहा है? मुंह से शुरू हो रहा है, और मुंह से शुरू होने के बाद जो है ये पूरा छोटी आंत तक जो है ये जाता है। उसके बाद जो है ये इसका उत्सर्जन होता है, यानी उत्सर्जन शरीर से बाहर का निष्कासन जो है वो यहाँ जो है मल द्वार के द्वारा जो है होता है। तो मुंह से लेकर के और पाचन की क्रिया जो पूरा होती है, उसका निष्कासन होता है, वहाँ तक की लंबाई अगर देखा जाए तो ये 8 से लेकर के 10 मीटर तक जो होता है वो लंबा होता है। ये आहार नाल मनुष्य में होता है या बड़े जीव में होता है। तो आहार नाल का पहला जो भाग होता है, 1 नंबर में आप देखें कि हमारा जो होता है वो मुंह होता है। हम मुंह के द्वारा ही भोजन करते हैं, या कोई भी जीव होता है जो बड़े जीव हैं तो मुंह के द्वारा ही भोजन करेंगे, नाक और कान के द्वारा तो भोजन करेंगे नहीं। तो हमको सबसे पहले जानना चाहिए कि मुंह का क्या कार्य है ना। तो ये मुंह जो होता है, इस मुंह में दांत भी तो होंगे, आपको दांत होंगे। दांत के अलावे आपको इसमें जो होता है वो जीभ भी होता है, जीभ भी होता है, और जीभ के अलावे इसमें लार ग्रंथियां भी होती है, लार ग्रंथियां। 3 चीजें मुंह में पाई जाती है, दांत, जीभ और लार ग्रंथि, 3 चीजें हैं। अब ये दांत क्या है और दांत का क्या कार्य है, इसको जाने। दांत जो होता है वो 4 प्रकार के, हमारा जो है मानव मनुष्य की अगर बात करें हम, तो ये 4 प्रकार के दांत जो है वो मनुष्य में होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है कर्तनक,
ये दांत होता है, कर्तनक दांत जो है वो आपको होता है। दांत जो होता है 4 किस्म के आपके मुंह में जो दांत होंगे, एक अगर वयस्क व्यक्ति रहता है तो मनुष्य के मुंह में 22 दांत होते हैं, सॉरी 32 दांत होते हैं। 32 दांत में कतरनक जो होता है ये होता है। दूसरा दांत जो होता है वो होता है आपका भेदक, भेदक होता है। तीसरा जो होता है वो अग्र च वर्णक, अग्र च वर्णक, ये तीसरा होता है। और चौथा दांत जो होता है वो च वर्णक होता है। यानी मानव के, मनुष्य के मुंह में 4 किस्म का दांत होता है, कतरनक, भेदक, अग्र च वर्णक और च वर्णक। ये इन चारों दांत का क्या कार्य होता है ना कि ये जो है कोई जो है भोजन को चीरता है, कोई उसको फाड़ता है, कोई उसको पीसने का काम करता है। तो ये भोजन जो हम बड़े बड़े अणु के रूप में ग्रहण करते हैं, इसको ये छोटे टुकड़े के रूप में बांटने का कार्य या तोड़ने का कार्य जो है वो करता है। इसका मुख्य कार्य यही होता है। इसके अलावा ये दांत जो होता है ना, उसका ऊपरी परत जो होता है वो इनामेल की बनी होती है, और जिसके वजह से दांत की जो हड्डी होती है पूरे मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी होती है। इसमें आप नोट कर देंगे कि दांत की जो हड्डी होती है, दांत जो होती है उसका ऊपरी भाग जो होता है इनामेल का होता है, जिसके वजह से दांत की हड्डी जो होती है पूरे शरीर में जो है सबसे ज्यादा कठोर होती है। अब इसके बाद हम चलते हैं जीभ। हमारा जीभ जो होता है, उस जीभ का हमारा क्या कार्य है, जरा इसके बारे में भी हम लोग देख लें। तो आइए हम लोग जीभ के बारे में देखते हैं कि इसका क्या कार्य होगा। दांत आपने पढ़ लिया। अब ये आप देखिए कि ये है आपका एक जीभ है, मान लीजिए कि आपके मुंह से निकला हुआ। ये जीभ जो होता है इसके भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला कार्य तो जीभ का होता है कि जो हम भोजन करते हैं, यहाँ देखिए मुंह में आपने भोजन किया, दांत उसको चबाने का कार्य करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। उसके बाद ये जीभ क्या करेगा कि जीभ जो होगा उस भोजन को मुंह से लेकर के और ग्रसनी में ठेलने का यानी भेजने का काम करेगा। यानी एक काम तो इसका हो गया भोजन को ग्रसनी में भेजना, पहला काम हो गया। दूसरा काम इसका आप ये देख लीजिए कि दांत जो होता है ना उस पर छोटे छोटे दाने की तरह रचना होती है, जिसको हम बोलते हैं, ये देख लीजिए इस पर, इसको हम बोलते हैं रसांकुर बोलते हैं इसको। ये रसांकुर क्या होता है ना कि भोजन की पहचान भी करता है और स्वाद लेने का भी कार्य करता है। अगर आपके मुंह में बालू चला जाता है तो आप क्या करते हो, फूक फूक आप कर देते हो। क्यों? ये जीभ जो है ना भोजन की पहचान करता है, ये चीज खाने लायक है या नहीं है। अगर है तो इसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, नमकीन है। तो ये दो मुख्य रूप से कार्य होते हैं भोजन के, कि पहला जो होता है कि भोजन जो होता है उसको जो है ग्रासनी में ठेलने का एक काम है, दूसरा भोजन को पहचानने का कार्य है, और तीसरा कि भोजन का जो स्वाद होता है उस स्वाद को भी पहचानने का कार्य जो है हमारा ये जीभ जो होता है ना, ये टंग, ये जीभ ही जो है हमारा करता है। उसके बाद हमने इसमें मुंह जीभ नहीं दिखाया क्योंकि पिक्चर में दिखाना, सब कुछ दिखाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तीसरा है आपको मुंह में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां। लार ग्रंथि, इसका क्या कार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, ये जान लीजिए। लार ग्रंथियां जो होती है हमारे शरीर में लार का स्राव करती है, जिसके वजह से हमारा भोजन जो होता है मुलायम हो जाता है और लुगदी के रूप में हो जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि जब आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के वक्त आपको एकाएक जो है भोजन अटकने लगता है। अब भोजन अटकने लगता है, इसको आप कहते हैं कि गरा लग गया। गरा, देहाती भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं कि गरा लग गया वो, और आपको लगता है कि बिल्कुल प्राण जो है वो निकल जाएगी। तो क्या होता है ना कि जब शरीर में जल की कमी हो जाती है तो हमारा लार जितनी मात्रा में निकलना चाहिए, उसका स्राव होना चाहिए ना, उतनी मात्रा में नहीं होता है। नतीजा क्या होता है कि भोजन कठोर रह जाता है, और कठोर रहने की वजह से हमारे गले में वो अटक जाता है, फंस जाता है, जिसको से हमें एकाएक जो होता है गले में बिल्कुल जो होता है कि भोजन जो है जिसको जम गया, और हमारा जो है हमें बेचैनी होने लगती है, छटपटाहट होने लगती है। ये कभी जीभ व्यक्ति जो है मर भी सकता है। तो ये लार ग्रंथि है। अब जीभ जो होता है ना, उस जीभ में 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है। देखिए मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि ये एक जोड़ा यहाँ पर लार ग्रंथि है,
एक जोड़ा यहाँ पर लार ग्रंथि है और एक जोड़ा जो है ग्रास नली में, इसमें लार ग्रंथि जो है वो रहता है। इस लार ग्रंथियों का नाम क्या है, नोट करेंगे, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। यानी मानव के शरीर में 3 जोड़ा लार ग्रंथियां रहता है, 2 रहता है मुंह में और एक रहता है आपको ग्रास नली में। इसका नाम है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये लार जो होता है भोजन को मुलायम करने का कार्य करता है, साथ ही साथ लार जो होता है उस लार में एक एंजाइम रहता है, उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। जो आप भोजन करते हो ना, रोटी आप मकई का खाते हो या गेहूं का खाते हो या भात खाते हो या फिर चावल खाते हो, तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट जब मुंह में जाता है और दांत उसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद लार जो होता है, इस लार से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम निकलता है और ये कार्बोहाइड्रेट को पचा करके ना कुछ भाग पचाता है, पूरी तरह नहीं पचता है, बल्कि जब आप यहाँ मुंह से शुरू करेंगे तो पाचन की क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है और मुंह के लार में एमाइलेज निकलता है और इसको पचा करके जो है वो स्टार्च में बदल देता है। यहाँ से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको क्या है कि जब भोजन यहाँ से एमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च में बदल गया, यहाँ से भोजन जो होता है वो ग्रसनी में आता है। ग्रसनी में आता है और ग्रसनी के बाद ये भोजन जो होता है, यहाँ पर ग्रसनी जो होता है वो 2 भागों में विभक्त हो जाता है। 2 भागों में विभक्त होता है। एक भाग जो होता है वो ग्रास नली होता है और दूसरा भाग जो होता है वो श्वास नली होता है। यानी अब भोजन करते हैं तो यहाँ से अगर एक ही नलिका रहेगा तो भोजन पेट में जाने के बजाय फेफड़े में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है ये एक ऑटोमेटिक ढक्कन लगी रहती है, जिस ढक्कन को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जब यहाँ पर भोजन आता है तो वो ग्रास नली में जाता है, श्वास नली में नहीं जाता है। ग्रास नली में जब भोजन आ जाता है तो जो ही भोजन उसमें आता है वहाँ पर एक तरंग सी उत्पन्न होती है और तरंग उत्पन्न होने की वजह से ये ग्रास नली जो होता है फैलता है और सिकुड़ता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं क्रमाकुंचन करते हैं। और ग्रास नली के बाद अब भोजन आप देख रहे हैं यहाँ पर आता है, यहाँ अवरोधी ढक्कन है। यहाँ पर जब भोजन आता है तो ये ढक्कन जो होता है वो खुल जाता है और भोजन जो है सीधे आपको जो है अमाशय में जो है वो पहुंच जाएगा। अब अमाशय में जब पहुंच जाता है तो अमाशय जो होता है उसके भी 3 भाग होते हैं। अमाशय को देखिए, अमाशय इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है कार्डियक, दूसरा होता है फुंडिक और तीसरा होता है पाइरोलिक। ये 3 भाग अमाशय के होते हैं। यानी ये अमाशय जो आप देख रहे हैं इसके 3 भाग हो गए, कार्डियक हो गया, दूसरा फुंडिक हो गया और तीसरा भाग जो होता है वो पाइरोलिक होता है। इसके बाद ये अमाशय जो होती है ना, इस अमाशय में भी 3 प्रकार की कोशिका भी होती है। अमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फुंडिक, पाइरोलिक। और अमाशय जो होता है इसमें कोशिका, अमाशय में कोशिका को अगर देखें हम, कोशिका को अगर हम देखते हैं तो यहाँ 3 प्रकार की कोशिकाएं जो है हमारे अमाशय में पाई जाती है। एक होता है सलेस्मा कोशिका, समझे। दूसरा है आपको अम्लजन, और तीसरा जो होता है आपको जाइमोजिन। यानी 3 प्रकार की जो है अमाशय जो होता है, उस अमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है। सलेस्मा कोशिका, अम्लजन कोशिका और जाइमोजिन कोशिका। ये प्रत्येक जो कोशिका है इसका कार्य भी अलग अलग प्रकार के होता है और मिलकर के भी कार्य करते हैं। ये सलेस्मा कोशिका आप यहाँ मान ले कि सलेस्मा कोशिका है। सलेस्मा कोशिका क्या करता है कि तेल के तरह का पदार्थ जो है वो छोड़ता है।
जिसके वजह से अमाशय की जो दीवार होती है इस सब पर जो होता है वो सलेस्मा लगा रहता है, और इससे क्या होती है कि अमाशय की दीवार जो होती है उसकी रक्षा होती है। सलेस्मा कोशिका का कार्य है सलेस्मा यानी तेल के तरह का पदार्थ छोड़ना, जिससे कि अमाशय की दीवार पर वो दीवार पर को आच्छादित करके रखे और ये जो है इसका रक्षा हो जाए। अम्लजन कोशिका को देखिए, अम्लजन कोशिका जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। और आप जानते हैं कि अम्ल एसिड, कोई भी अम्ल जो होता है वो तेजाब होता है, जलाने का कार्य करता है। तो इसका क्या कार्य होता है, अम्लजन कोशिका स्राव करती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इसका क्या कार्य होगा कि आप भोजन करते हैं तो कभी आप बासी भोजन कर लिए या दूषित भोजन आप कर लेते हैं, तो हमारे भोजन के साथ जो बैक्टीरिया या कोई सूक्ष्म जीवी हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो उसको ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वहां पर मार देता है, नष्ट कर देता है, जिससे हमको बहुत सारे जीवों से सुरक्षा प्राप्त होती है। फिर आप कहेंगे सर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव होता है तो हमारे शरीर में बीमारी कैसे होती है? देखिए इसकी मात्रा सीमित है, अगर ज्यादा मात्राएं पहुंच जाएगा कोई भी बैक्टीरिया तो वहां पर आपको बीमारी जो है वो हो जाएगा। अब कौन सी बीमारी होगी ये मैं आपको जो है अब बताने जा रहा हूं। मान लीजिए बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको खाने के समय का कोई भी ध्यान नहीं रहता है, कभी 12 बजे खाएंगे, कभी 4 बजे खाएंगे, कभी 2 बजे खाएंगे। तो अक्सर होता क्या है कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो यहाँ से स्राव होता है और जब यहाँ भोजन, मान लीजिए कि यहाँ पर भोजन है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन पर गिरेगा और भोजन को जला करके उसको जो है वो छोटे अणु में बदलेगा। लेकिन जो आदमी बहुत लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब इस पर गिरेगा तो ये पहले तो सलेस्मा पर गिरेगा, और सलेस्मा पर गिरने के बावजूद भी वह व्यक्ति खाना नहीं खा रहा है तो वहां पर क्या होगा, ये सलेस्मा को जला देगा। और सलेस्मा जब यहाँ पर जल जाएगा तो बच क्या जाता है, अमाशय की दीवार, और उस अमाशय की दीवार को भी जला देगा, जिससे उसके अमाशय में घाव हो जाएगा। इसको आप कहते हैं पेप्टिक अल्सर। अल्सर का मतलब होता है सरल, यानी घाव उत्पन्न हो जाता है और लंबे समय तक व्यक्ति फिर भी अपनी आदत को नहीं छोड़ता है तो यह पेप्टिक अल्सर जो होता है आगे चल करके गैस्ट्रिक अल्सर में बदल जाता है। और जब समझ लीजिए कि एक बार व्यक्ति को गैस्ट्रिक अल्सर हो गया तो फिर जीवन भर उसको लगा रहेगा, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर उसका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि अमाशय में जो अम्लजन कोशिका होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जो बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है और भोजन को विखंडित करने का कार्य करता है। जो सलेस्मा कोशिका होता है वो इसके सारे दीवार को आच्छादित करता है जिससे कि अमाशय की रक्षा हो। अब इसमें तीसरी कोशिका होती है जाइमोजिन कोशिका। जाइमोजिन, ये जाइमोजिन कोशिका क्या होती है ना कि जाइमोजिन कोशिका जो होती है एक पेप्सिनोजेन नामक निष्क्रिय पदार्थ को छोड़ती है। पेप्सिनोजेन नामक निष्क्रिय पदार्थ को छोड़ती है। अब ये पेप्सिनोजेन का क्या कार्य होगा, ये पेप्सिनोजेन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम का निर्माण करता है कौन कौन, पेप्सिनोजेन जो जाइमोजिन कोशिका से स्राव हुआ था और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों मिलकर के एक एंजाइम बना लिया भोजन को पचाने के लिए जिसका नाम है पेप्सिन। अब ये पेप्सिन एंजाइम जो होगा, जो हम भोजन करते हैं प्रोटीन जिससे हमारा मांस बनता है, इसमें ये पेप्सिन जो होगा ना, पेप्सिन इसको पचाएगा और पचा करके इसको बदल देता है पेप्टोन में। यहाँ तक बदल देता है। इसके अलावा ये जो अमाशय होता है, इस अमाशय से वसा का पाचक जो होता है लाइपेज, उसका भी स्राव होता है। तो वसा जो हम खाते हैं तेल वगैरह में वसा खाते हैं ना, उस वसा को थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पर लाइपेज, ये लाइपेज एंजाइम जो निकलता है ना, वो ये वसा को हल्की मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में पचा देता है और पचा करके इसको बदलता है किस चीज में, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल।
ग्लिसरॉल, इसमें जो है ये पचा करके इसको चेंज हो जाता है। यहीं पर अमाशय का हमारा कार्य जो है वो समाप्त हो जाता है। अब अमाशय के बाद ये भोजन जो है वो थोड़ा सा तरल रूप में जो है वो हो जाता है, जिसको हम कहते हैं काइम, जिसको बोलते हैं हम काइम कहते हैं। यानी अमाशय में पाचन के फलस्वरूप भोजन तरल रूप में हो जाता है, जिसको काइम कहते हैं। अब अमाशय के कार्य समाप्त होने के बाद भोजन जो होता है वो छोटी आंत में आता है। छोटी आंत, अमाशय, तो इस अमाशय में जो सलेस्मा निकलता है, हाइड्रोक्लोरिकम निकलता है, पेप्सिन नोजन निकलता है, तो इसमें जितने भी जो ये रस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं या पाचक पदार्थ निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं जठर रस। जठर रस बोलते हैं। अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि जठर रस स्राव होते हैं अमाशय से, अग्नाशय से, यकृत से, या इसमें से कोई नहीं, तो जठर रस कहाँ से स्राव होता है? वो स्राव होता है हमारा ये जो अमाशय होता है ना, इस अमाशय से स्राव होता है। इसके बाद ये भोजन जो होता है वो छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ से आपका छोटी आंत शुरू होता है और ये सारा जो है आपका ये छोटी आंत है। अब छोटी आंत जो होता है ना, इस छोटी आंत के भी जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होंगे? 3 भाग। कौन कौन होगा वो आप देख लें इसको। पहला भाग जो होता है ग्रहणी होता है, जो कि अमाशय से जुड़ा हुआ होता है। ये आप देखिए, ये ग्रहणी है, और ये ग्रहणी कैसा होता है? सी के आकार का होता है। देखने में आप देखिए यहाँ पर आपको सी नजर आता है। ग्रहणी जो होता है सी के आकार का होता है। उसके बाद दूसरा भाग जो इसका होता है वो जेजुनम होता है। ग्रहणी होता है और जेजुनम होता है। तीसरा भाग जो इसका आता है ग्रहणी आता है, उसके बाद जो आता है आपका जेजुनम आता है, और अंतिम भाग जो होता है आपका इलियम आता है। इलियम। तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन का जहां तक सवाल है तो छोटी आंत में ही होता है। तो छोटी आंत में के 3 भाग हो गए, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। अंतिम पाचन जो होता है, लास्ट पाचन, यानी सब पचने के बाद जो कुछ बच जाता है तो वो पाचन जो होता है वो इलियम में हो जाता है। तो ये आपका रहा ग्रहणी है आपका, और ये देखिए इसके बाद आपका ये इलियम आ जाए। ग्रहणी है, जेजुनम है, और अंतिम भाग जो होता है आपका वो इलियम होता है। ग्रहणी जो होता है, ग्रहणी में आपको ग्रहणी जो होता है उससे एक नली निकली रहती है, द्विशाखित नली निकली रहती है। यहाँ देखिए ये ग्रहणी है, ग्रहणी से एक नली निकली हुई है, और ये नली जो होता है ना आगे जाकर के यकृत का जो पित्ताशय होता है, जिसमें पित्त जमा होता है, यानी लीवर में जो पित्त जमा होता है उसमें जाकर के जो है वो मिल जाता है। ये यकृत है, और यकृत का जो होता है, यकृत जुड़ा हुआ रहता है किससे? ये ग्रहणी से जुड़ा रहता है। यहाँ पर यकृत जो होता है ना लीवर, उस लीवर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्या होता है? पहली बात तो जान लीजिए, नोट कर ले इसको, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, यानी कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन जो होता है 1.5 kg, यानी लगभग जो है 1.5 kg के बराबर जो है ये होता है। इसका यकृत का काम क्या होता है? यकृत जो होता है वो पीत का स्राव करता है। पीत जो होता है हरा गाढ़ा रंग का जो है वो पदार्थ होता है, और ये पीत क्षारीय पदार्थ होता है। इसको नोट कर लेंगे आप कि पीत क्या होता है? क्षारीय पदार्थ होता है। तो ये पीत का स्राव करता है। अब ये पीत जो होता है यहाँ से लीवर से, यकृत से, यह जाता है कहाँ? ग्रहणी में। ग्रहणी में जो हम भोजन करते हैं, भोजन में जो अम्लीयता रहती है उसको ये पीत जो होता है क्या करता है? नष्ट कर देता है। अगर वो अम्लीयता रहेगा तो हमारे आंत की जो दीवारें हैं उस दीवार को वो नष्ट कर देगा, उसको जो है वो जला देगा। तो उसकी क्षारीय जो होता है, अम्लीयता जो होता है और क्षारीय जो होता है, दोनों अभिक्रिया करते हैं और वो उदासीन हो जाता है। इसके अलावा यकृत जो होता है, इसका पीत जो होता है, जो भोजन होता है उसका जो है पैसीकरण भी जो है उसका करता है। तो ये है आपका यकृत का कार्य। पहला कार्य कि पीत जो होता है वो भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर देता है। दूसरा कि ये जो होता है क्षारीय, ये जो होता है वो भोजन को पैसीकृत करता है, भोजन की अम्लीयता नष्ट हो जाती है। उसके बाद दूसरी ओर से आप देख रहे हैं कि अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा भी जो है वो 3 किस्म का हार्मोन जो है वो निकलता है।
तो ये यहाँ से अमाशय के बाद जो ये छोटी आंत शुरू होती है, ये छोटी आंत जो होती है वो 6 मीटर जो होती है ये लंबी होती है। अब ये 6 मीटर लंबी होती है तो क्या सभी में 6 मीटर लंबी होगी? नहीं। ये जो शाकाहारी जीव होता है ना, उस शाकाहारी जीव में ये छोटी आंत की लंबाई जो होगी वो अधिक होगी। इसको नोट भी करेंगे कि शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई अधिक होगी। क्यों? क्योंकि जो हम शाकाहारी चीजें जो खाते हैं उसमें सेल्यूलोस नाम का एक पदार्थ होता है। वो सेल्यूलोस जो होता है उसको पचाना काफी कठिन होता है, जिसके वजह से शाकाहारी जीव जो होते हैं ना, उस शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई जो होगी वो ज्यादा होगी। किसके? मांसाहारी जीव जो होगा उससे ज्यादा जो है आपको लंबी होगी शाकाहारी जीव की। उसके बाद यहाँ पर हमने आपको बताया कि ग्रहणी से एक नली निकलती है जो कि यकृत को और अग्नाशय को जोड़ने का कार्य जो है वो करती है। अग्नाशय से एंजाइम निकलता है। इसके बाद जब भोजन जो होता है क्षारीय हो जाता है और अम्लशीकृत हो जाता है, तो भोजन जो है उसके बाद आपको प्रवेश करता है जेजुनम में। उसके बाद आपको आता है भोजन जेजुनम में आता है। जेजुनम में यहाँ पर आपको जो है वो पित्ताशय से जो होता है वो 3-4 किस्म का एंजाइम निकलता है। कौन कौन सा निकलता है? एक होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, पित्ताशय से निकलता है। इसके अलावा जो होता है पित्ताशय से जो होता है आपको एमाइलेज निकलता है, एमाइलेस एंजाइम भी निकलता है। एमाइलेस याद रखें आप कि एमाइलेस एंजाइम जो था वो आपको पहले भी जो है वो मुंह में निकला था, जहां पर वो भोजन का थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया था। उसके बाद ये आपको लाइपेस निकलता है, लाइपेस एंजाइम निकलता है। और लाइपेस के अलावा जो होता है इसमें जो होता है न्यूक्लियस, ये 4 एंजाइम जो है वो निकलते हैं। और आपको पता है कि एमाइलेज जो होगा वो स्टार्च को पचाएगा, लाइपेज जो होगा वो वसा को पचाएगा, न्यूक्लियस जो होगा वो न्यूक्लिक एसिड को पचा करके और न्यूक्लियोटाइड्स में जो है तब्दील कर देगा। उसके बाद यहाँ पर जब अंत में यहाँ ग्रहणी से भोजन आता है जेजुनम में, तो यहाँ पर मुख्य रूप से 6 एंजाइम निकलते हैं और 6 एंजाइम जो है मिल करके और भोजन का पाचन करते हैं। और जो कुछ बचा हुआ अगर पचा रह जाता है तो अंतिम पाचन जो होता है वो इलियम में होता है। इसके बाद जो भोजन आप यहाँ देखें, इलियम के बाद जो अनपचा भोजन रह जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है, मल रह जाता है, वो आता है आपको कहाँ? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत का जो ये भाग होता है, ये बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं। एक आपका होता है रेक्टम होता है और एक और भाग होता है। अगर इसके आकार के आधार पर देख लेते हैं तो ये जो आपका इधर का भाग जो होता है वो आरोही होता है, ये अनुप्रस्थ होता है, ये अवरोही होता है और ये सिग्मा होता है। भोजन अनपचा भोजन इस रास्ते से आकर के और फिर जो है यहाँ मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर जो है वो निकल जाता है। आपके परीक्षा में अक्सर पूछता है कि अमाशय में भोजन का पाचन, या फिर आपको पूछ देता है कि छोटी आंतें भोजन का पाचन कैसे होता है, जो कि लंबे प्रश्न होते हैं। तो मैं उसको आपको बताने जा रहा हूँ कि मुंह में बारी बारी से सभी चीजों में मैं आपको भोजन का पाचन जो है बताने जा रहा हूँ। तो भोजन का पाचन जो होता है वो मुख्य रूप से 3 तरह के एंजाइम के द्वारा होता है, जिसमें आपको मुंह है तो आप इसको शब्द में, मैंने इसको लिख दिया, बाकी को भी आप शब्द में लिखने का प्रयास करेंगे कि मुंह में एमाइलेस एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाकर स्टार्च में बदल देता है। ये एक पॉइंट आपका हो गया। दूसरा है अग्नाशय। अग्नाशय से जो एंजाइम निकलते हैं उसको भी आप शब्दों में नोट कर लेंगे, या ऐसे भी अगर समझ में आपको आती है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एमाइलेस मुंह में भी निकला था और फिर अग्नाशय के द्वारा भी जो है ये निकल रहा है। तो एमाइलेस एंजाइम जो होता है फिर स्टार्च को, यहाँ स्टार्च ये बदला था, यहाँ स्टार्च और ग्लाइकोजन जो होता है उसको पचा करके और माल्टोस में बदल देता है। दूसरा जो इसमें एंजाइम निकलता है अग्नाशय से वो होता है लाइपेस। लाइपेस आपको जो है यहाँ पर ये अमाशय में भी निकला था और वसा को पचाने वाला एंजाइम है, तो वसा को लाइपेस पचा करके वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। शब्द में आप नोट करते जाए या समझते जाए। तीसरा एंजाइम आपको निकलता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो भोजन में जो न्यूक्लिक एसिड रहता है उसको पचा करके और न्यूक्लियोटाइड्स में जो है बदल देता है। इसके बाद
आंत में, छोटी आंत में भोजन का पाचन जो है वो वहां पर 5-6 एंजाइम के, तो 6 एंजाइम के द्वारा जो मुख्य रूप से होता है। मैं उसको भी आपको लिखा दे रहा हूं कि छोटी आंत में भोजन का पाचन एंजाइम के द्वारा कैसे होगा। छोटी आंत, तो पहला पाचन जो था मुंह में लाइपेस एंजाइम के द्वारा, एमाइलेस एंजाइम के द्वारा हुआ था, जहां कार्बोहाइड्रेट पचा था। उसके बाद दूसरा पाचन जो है ग्रहणी में, यहाँ पर अग्नाशय के द्वारा जो एंजाइम निकला था उसका पाचन हुआ था। और अंतिम रूप से पाचन की क्रिया संपन्न होती है छोटी आंत में, जहां पर जो है वो ये 6 एंजाइम मुख्य रूप से निकलते हैं जो भोजन का पूर्णतः पाचन कर देते हैं। जैसे आपको देखिए कि एक एंजाइम निकलता है पेप्टाइडेस। पेप्टाइडेस एंजाइम जो होता है, चाहे तो शब्द में नोट करें चाहे तो आप ऐसे नोट करें, पेप्टाइडेस एंजाइम जो होता है वो पेप्टोन, आपने देखा था कि यहाँ पर पेप्सिन जो था वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया था, तो पेप्टाइडेस जो होता है पेप्टोन को बदल देता है एमिनो अम्ल में, और एमिनो अम्ल से ही जो होता है वो मांस का निर्माण होता है। दूसरा एंजाइम निकलता है वसा। तो वसा आपको कई जगह निकला था, आपको यहाँ पर जो था अमाशय में भी निकला था, आपको अग्नाशय में भी निकला था, और प्लस जो है छोटी आंत में निकलता है। वसा का पाचन जो होता है थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसका पाचन जो होता है 3 जगह पर हो रहा है। लाइपेस एंजाइम जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, फाइनली अंत में ये इन्वर्टेस जो होता है वो सुक्रोज को पचा करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। माल्टोज जो होता है वो माल्टेज को पचाकर ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज जो होता है वो लैक्टोज को पचाकर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसको न्यूक्लियोटाइड से बदल देता है। और इस प्रकार से जो होता है पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। और पाचन की क्रिया जो संपन्न होती है यहाँ पर इलियम में, तो यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, अवशेष बच जाते हैं मल के रूप में, वह इस बड़ी आंत के द्वारा जो है यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर आपका होता है मलाशय, उसमें जमा होते रहते हैं। और जब मलाशय में वो अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो फिर मलाशय जो होता है उसके द्वारा, उससे जो होता है एक नली निकला रहता है जिसके द्वारा जो है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आप आज आपने पढ़ा कि जीवों में मुख्य रूप से मनुष्य में पाचन की क्रिया कैसे होती है, पोषण कैसे होता है। तो जीव जो मनुष्य जो होता है वो प्राणिसमभोजी है, ठोस आहार ग्रहण करता है। पहला पाचन मुंह में एमाइलेस एंजाइम जो लार में रहता है उसके द्वारा होता है। उसके बाद भोजन का दूसरा पाचन जो होता है वो आकर के अमाशय में होता है, जहां पर आपको जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजेन मिलकर के और पेप्सिन एंजाइम बनाता है, जिससे वो प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में बदलता है। प्लस कुछ लाइपेस एंजाइम निकलते हैं जो वसा को पचा करके वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलते हैं। उसके बाद ग्रहणी में यहाँ पर जो है आपको जो है अग्नाशय जो है उससे जो होता है इसको 3-4 किस्म का एंजाइम निकलता है जिससे वहाँ पर पाचन होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो जेजुनम होता है उस जेजुनम में 6 किस्म के एंजाइम निकलते हैं जो हमने आपको बताया, पेप्टाइडेस, लाइपेस, इन्वर्टेस, माल्टोस, लैक्टेस, न्यूक्लियस, ये सब एंजाइम निकल करके पाचन कराता है। इस प्रकार से मनुष्य में जो है पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर इस पिक्चर को एक बार आप बना लेते हैं, और बायोलॉजी जो है वो साइंस का जो है वो पिक्चर का चीज़ है, अगर आप बना करके इसका नामांकन कर लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से आप लोगों को भी याद हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।